मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी विशेष यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषियों को कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण विभाग से वाक्य के भेद से परिचित कराना चाहती हूँ। वाक्य के भेद को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रही हूँ। स्क्रीन पर देखिए। अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। बच्चों, यह एक वाक्य है, किंतु यदि इसी वाक्य को हम इस तरह से कहें, कक्षा ने अध्यापक किया में प्रवेश, तो यह सही वाक्य नहीं कहा जा सकता। अर्थात वाक्य में शब्दों का एक क्रम होता है और उनमें परस्पर संबंध दिखाई देता है। केवल एक के बाद एक शब्द रखने से वाक्य नहीं बनता, अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बच्चों, वाक्य के दो प्रकार होते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर उसके प्रकारों को देख लेते हैं। सबसे पहला सरल वाक्य। यहाँ पे मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे सारा पुस्तक पढ़ती है। बच्चों, उपयुक्त वाक्य में सारा यह एक उद्देश्य है, पुस्तक यह एक विधेय और पढ़ती है यह एक क्रिया है। अतः यह सरल वाक्य है। बच्चों, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें आपको बता दूं। जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर इसका दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। बच्चों, इस वाक्य द्वारा आपको समझाना चाहूंगी। जैसे तनुजा खेलने जा रही है क्योंकि आज छुट्टी है। दूसरा वाक्य, पुनीत घर गया और वह पढ़ने लगा। उपयुक्त प्रत्येक वाक्य में दो उद्देश्य, दो विधेय और दो क्रियाएं हैं। अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों मुख्य उपवाक्य हैं। बच्चों, तनुजा और आज यह उद्देश्य है। इसी तरह से इसी वाक्य में खेलने जा रही है और छुट्टी है, यह विधेय और क्रिया है। दूसरे वाक्य में भी पुनीत और वह, यह उद्देश्य है, और घर गया यह विधेय और पढ़ने लगा यह क्रिया है। बच्चों, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात आपको बता दूं, संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे और, परंतु, किंतु, पर, मगर, क्योंकि, लेकिन, इसलिए, अथवा आदि। बच्चों, अथवा तथा और को छोड़कर बाकी अव्ययों के पहले अल्प विराम का प्रयोग जरूरी है। उदाहरण जैसे वह गरीब है, अल्प विराम, मगर बेईमान नहीं है। रचना के आधार पर इसका अंतिम प्रकार है मिश्र वाक्य। बच्चों, यहाँ पर भी उदाहरण द्वारा आपको समझाना चाहूंगी। जब नया नौकर मिल जाए तब मैं इसे निकाल दूंगी। दूसरा वाक्य, यदि शिकार करना हो तो उनका शिकार कीजिए। बच्चों, उपयुक्त प्रत्येक वाक्य में एक मुख्य वाक्य है और दूसरा उपवाक्य, जिसे गौड़ वाक्य भी कहा जाता है। बच्चों, पहले वाक्य में तब मैं इसे निकाल दूंगी और दूसरे वाक्य में तो उनका शिकार कीजिए। इसी तरह से यह मुख्य वाक्य हो गया और जब नया नौकर मिल जाए, और दूसरे वाक्य का यदि शिकार करना हो यह उपवाक्य है जो कि मुख्य वाक्य पर आश्रित है। बच्चों, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य प्रधान और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य
जिसे गौड़ भी कहते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात आपको बता दूं, मिश्र वाक्य को जोड़ने के लिए जो, उसे, यदि, तो, जहां वहां, जब तब, जैसा वैसा, की आदि अवयवों का प्रयोग किया जाता है। गौड़ वाक्य के पश्चात अल्प विराम का प्रयोग जरूरी है। वाक्य के भेद में उसका दूसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर। बच्चों, अर्थ के आधार पर इसके 6 प्रकार हैं। आइए एक एक करके हम सभी प्रकारों को देख लेते हैं। सबसे पहला है विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के होने या करने का बोध होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूं, जैसे भारत एक महान देश है, मैं सिरचन को मनाने गया। तीसरा, आंखों से आंसू उतर आए। यह तीनों ही विधानार्थक वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर इसका दूसरा प्रकार है निषेधार्थक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य से किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, वह अपना काम खुद नहीं करता, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अर्थ के आधार पर इसका तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण जैसे आपके सामने, तुम कहाँ जा रहे हो, आपका क्या ख्याल है, तुम जानती हो वह कौन है। यह तीनों उदाहरणों में प्रश्न पूछा गया है, अतः यह प्रश्नार्थक वाक्य कहलाएगा। अर्थ के आधार पर इसका चौथा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य से किसी भी प्रकार की आज्ञा, प्रार्थना या निर्देश का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण द्वारा, नागर जी आप लिखते रहिए, काकी उठो भोजन कर लो, रूपा मौन धारण कर लो। इन तीनों ही उदाहरणों में कहीं न कहीं आज्ञा, प्रार्थना या निर्देश होने का बोध हो रहा है, अतः यह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर इसका पांचवा प्रकार है विस्मयादिबोधक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य से मन के विविध भाव, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि ऐसी कई सारी भावनाओं का बोध होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण द्वारा आपको समझा दूं, जैसे, हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है। दूसरा वाक्य, आह कैसी सुगंध है। तीसरा, वाह बड़ा आनंद है। इन तीनों ही उदाहरणों में हमें कहीं न कहीं भाव नजर आ रहा है, अथवा यह तीनों ही विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर इसका छठा प्रकार अथवा अंतिम प्रकार है संदेह सूचक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य से संदेह, जिसका अर्थ होता है शक या संभावना होने का बोध होता है उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण द्वारा आपको समझा दूं, जैसे, उसने खाना खाया होगा। दूसरा, आज से अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी का जन्म हुआ होगा। तीसरा, मजली भाभी कमरे में जाकर रोने लगी। इन तीनों ही उदाहरणों में कहीं न कहीं हमें संदेह अथवा शक व संभावना होने का बोध पता चल रहा है, अतः इसे हम संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। तो आइए बच्चों, हमने आज वाक्य के भेद में क्या क्या देखा। हमने देखा वाक्य और उसके प्रकार। वाक्य के 2 प्रकार हैं, पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। बच्चों, रचना के आधार पर इसके 3 प्रकार हैं, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसी तरह से अर्थ के आधार पर इसके कुल 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य
पांचवा विस्मयार्थक वाक्य और छठा संदेश सूचक वाक्य। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।